आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एपोप्टोसिस, जिसको हम प्रोग्राम सेल डेथ भी कहते हैं। तो किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, डेवलपमेंट डिपेंड करता है फिनोमिनन ऑफ एपोप्टोसिस पे। किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सब कुछ एक एपोप्टोसिस के ही फिनोमिनन पे डिपेंड करता है। एपोप्टोसिस तभी और ग्रोथ को भी कैसे इन्फ्लुएंस करता है जब रेट ऑफ सेल डेथ इक्वल होगी रेट ऑफ सेल प्रोडक्शन में, तभी किसी भी टिश्यू का जो साइज है वो मेंटेन रह पाएगा। ठीक है। उसके बाद जब ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है, हमारे लिम्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है, उस टाइम पे जो हमारी फिंगर्स होती हैं, उन फिंगर्स के बीच में जो मेम्ब्रेन होता है उसको इंटरडिजिटल मेम्ब्रेन कहते हैं। उस इंटरडिजिटल मेम्ब्रेन में भी जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स की डेथ भी एपोप्टोसिस के ही फिनोमिनन से होती है। ठीक है। या कोई सेल अगर इन्फेक्टेड हो गया है, कोई भी सेल अगर इन्फेक्टेड हो गया है, या फिर कोई सेल डैमेज्ड हो गया है, तो उस सेल की भी सेल डेथ करवाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। लिटरल मीनिंग ऑफ एपोप्टोसिस का अगर जनरल मीनिंग इस टर्म की बात करते हैं, तो इस टर्म का जो जनरल मीनिंग है दैट इज फॉलिंग ऑफ, कि जैसे किसी पेड़ से पत्तियां झड़ करके गिरती हैं, उसी को ही हम एपोप्टोसिस का लिटरल मीनिंग कहते हैं। एपोप्टोसिस का जो फिनोमिनन है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड फिनोमिनन होता है। एपोप्टोसिस का फिनोमिनन इज जेनेटिकली डिटरमाइंड, इसीलिए हम इसको प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं, क्योंकि ये हमारे जीन्स के थ्रू डिटरमाइंड हो रहा है। ओके। उसके बाद ये जो एपोप्टोसिस का फिनोमिनन है, ये एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। हमको यहाँ पर एनर्जी का यूज होता है, और बायोलॉजिकल सिस्टम्स में जो भी एनर्जी यूज होती है वो अल्टीमेटली एटीपी या जीटीपी के ही फॉर्म में यूज होती है। तो एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है ये। ठीक है। जिसमें कोई भी अनवांटेड सेल यहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाता है। वो सेल, जब सेल की डेथ हो जाती है, तो सेल डेथ के बाद कुछ एपोप्टोटिक बॉडीज का फॉर्मेशन होता है, और उन एपोप्टोटिक बॉडीज को की क्या कर दी जाती है, फैगोसाइटोसिस कर दी जाती है। सेल्स की फैगोसाइटोसिस भी करी जाती है। तो इसी को ही हम एपोप्टोसिस कहते हैं। इट इज अ जेनेटिकली डिटरमाइंड फिनोमिनन एंड इट इज एनर्जी डिपेंडेंट। कोई भी अनवांटेड सेल था, उसकी सेल डेथ करवा दी जाएगी, क्योंकि अगर सेल डेथ नहीं हो पा रही है, अगर सेल डेथ या एपोप्टोसिस नहीं हो रही है, तो क्या हो जाएगा, तो ट्यूमर का डेवलपमेंट होने लगता है। इसीलिए सेल डेथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस रेट पे हमारी बॉडी में सेल्स का प्रोडक्शन हो रहा है, उसी रेट पे सेल्स का एलिमिनेशन भी होना चाहिए बॉडी से। ठीक है। इसी को ही हम एपोप्टोसिस कहते हैं। एपोप्टोसिस में और आगे बढ़ने से पहले वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट नेक्रोसिस आल्सो। नेक्रोसिस का टर्म जो है वो भी एपोप्टोसिस से ही मिलता जुलता है, लेकिन एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। कोई भी, इसको हम कहते हैं डेथ बाय इंजरी, कि कहीं पे भी किसी सेल को इंजरी हो गई, या कोई सेल अगर डैमेज हो गया, तो उस सेल की जब डेथ हो रही है, तो उसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। ठीक है। दिस प्रोसेस इज एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस। इसमें कोई भी एनर्जी की नीड नहीं होती। दिस इज एन एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक है। कोई भी ये नेक्रोसिस तब होती है जब सेल एक्सपोज होता है किसी हार्मफुल कंडीशन से, किसी हार्मफुल केमिकल से या हार्मफुल कंडीशन से सेल एक्सपोज हुआ, तब जाके एपोप्टोसिस होती है। कोई स्ट्रेस का कंडीशन है या कोई टॉक्सिन है, तब जाके एपोप्टोसिस नेक्रोसिस होती है। और ये जो नेक्रोसिस का फिनोमिनन होता है, ये इंफ्लेमेटरी होता है, यानी आसपास के जो टिश्यूज होते हैं, आसपास के जो सेल्स होते हैं, वो भी डैमेज हो जाते हैं। यानी क्या होता है कि सेल की जब डेथ होने वाली होती है, तो सेल्स में स्वेलिंग होती है, सेल स्वेल होते हैं, उसके बाद सेल रप्चर हो जाते हैं। जो भी उनका कंटेंट होता है
वो आउटसाइड आ जाता है, और जब भी किसी सेल का कंटेंट आउटसाइड आएगा तो वो अदर सेल्स को भी डैमेज करता है। दैट मीन्स कि वो इन्फ्लेमेशन को कॉज करता है, इन्फ्लेमेटरी होता है। ठीक है। whereas on the other hand that is apoptosis। एपोप्टोसिस में जब सेल की डेथ होती है तो सेल डेथ के बाद क्या होता है कि उसमें एपोप्टोटिक बॉडीज बनती हैं, और इन एपोप्टोटिक बॉडीज को इनगल्फ कर लेते हैं मैक्रोफेजेस। जब इनको मैक्रोफेजेस इनगल्फ कर लेते हैं तो इसमें कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं हो पाता है, आसपास के टिश्यूज को कोई भी डैमेज नहीं हो पाता है। इसीलिए हम इसको प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं। ये जीन्स के थ्रू डिटरमाइंड होती है, जेनेटिकली डिटरमाइंड प्रोसेस है। और जब भी एपोप्टोसिस होती है तो सेल्स का अडेशन लॉस्ट हो जाता है। सेल एडेशन लॉस्ट होता है तभी एपोप्टोसिस का फिनोमिनन होता है। ठीक है। और एपोप्टोसिस के फिनोमिनन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी कोई सेल नॉर्मल सेल होता है, अगर ये सेल नॉर्मल सेल है तो इसमें जो फॉस्फेटिडाइल सीरीन होता है, पीटीएस, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड पे होता है। दैट इज पीटीएस क्या है? फॉस्फेटिडाइल सीरीन। लेकिन जब उस सेल की डेथ होने वाली है, जब एपोप्टोसिस होना है उस सेल का, तब ये जो पीटीएस होता है ये सेल के बाहर आ जाता है, आउटर मेम्ब्रेन पे आ जाता है। और इसको इनर मेम्ब्रेन से आउटर मेम्ब्रेन पे लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एक एंजाइम, दैट इज स्क्रैम्बलेज। ठीक है। स्क्रैम्बलेज फॉस्फेटिडाइल सीरीन को आउटर मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन पे लेके आता है। उसके बाद कुछ इफेक्ट्स होते हैं एपोप्टोसिस के। यानी जब एपोप्टोसिस होगी तो वो कौन कौन से सेल्स के ऊपर इफेक्ट्स को शो करता है, वो हम देख लेते हैं कौन कौन से इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले सेल खुद जो है वो श्रिंक कर जाएगा, तो सेल का श्रिंकेज हो जाता है। सेल का जो भी क्रोमैटिन है वो कंडेंस हो जाता है। क्रोमैटिन कंडेंसेशन हो गया, सेल का श्रिंकेज हो गया। उसके बाद जो मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सेल का, उसमें ब्लेबिंग होने लगती है। ब्लेबिंग क्या होती है? सपोज दिस इज अ नॉर्मल सेल, तो इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो इस तरीके से होने लगता है। इसी को ही हम ब्लेब कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ब्लेबिंग हो रही है। ठीक है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कोलैप्स हो जाता है, या न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो कोलैप्स हो जाता है। अल्टीमेटली लास्ट में एपोप्टोटिक बॉडीज फॉर्म होती हैं, और इन एपोप्टोटिक बॉडीज को इनगल्फ करने के लिए फैगोसाइट्स आते हैं, और ये फैगोसाइट्स इन एपोप्टोटिक बॉडीज को इनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है। तो जो भी हमारे पास मैक्रोफेजेस होते हैं, जो भी हमारे पास, सपोज दिस इज अ मैक्रोफेज, तो मैक्रोफेज के पास पीटीएस का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, और जो सेल है सेल के ऊपर ये फॉस्फेटिडाइल सीरीन एक्सप्रेस होने लगता है एपोप्टोटिक सेल के ऊपर, और इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए मैक्रोफेज के ऊपर पीटीएस रिसेप्टर होते हैं, वो इसको इनगल्फ कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है इसको, और उसको एलिमिनेट कर देता है। ओके। सो उसके बाद हम बात करते हैं, इसी में ही एपोप्टोसिस में ही हमारे पास एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कैस्पेसेस। ओके। सो व्हाट आर दीज कैस्पेसेस? अब एपोप्टोसिस को कराने के लिए जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीएज होते हैं, उनको कैस्पेसेस कहते हैं। कैस्पेसेस जो प्रोटीन्स होते हैं, इनकी एक्टिव साइट में एक अमीनो एसिड होता है जिसको हम कहते हैं सिस्टीन। ठीक है। और ये कहाँ पे क्लीव करता है? ये क्लीव करता है किसी भी, जो इसका टारगेट प्रोटीन होता है, अपने टारगेट प्रोटीन के
सी टर्मिनल पे क्लीव करता है, अपने टारगेट प्रोटीन के सी टर्मिनल ऑफ एस्पार्टेट, टारगेट प्रोटीन के सी टर्मिनल ऑफ एस्पार्टेट पे ये क्लीव करता है। कहाँ पे क्लीव करेगा? एस्पार्टेट के सी टर्मिनल पे। है तो ये क्योंकि सिस्टीन प्रोटीज, लेकिन ये क्लीव कहाँ पे करता है? एस्पार्टेट के सी टर्मिनल पे क्लीव करता है। उसके बाद ये जो कैस्पेजेस होते हैं, ये हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ कैस्पेजेस होते हैं। तो लेट्स सी कि हमारे पास कौन कौन से टाइप्स ऑफ कैस्पेजेस हैं। तो दो टाइप्स के ही कैस्पेज होते हैं, इनिशिएटर कैस्पेज एंड दूसरे जो होते हैं वो होते हैं एग्जीक्यूशनर कैस्पेज। इनिशिएटर कैस्पेज जो होते हैं उसमें होता है 2, 8, 9 एंड 10, एंड इसमें होता है 3, 6 एंड 7। ये जो होते हैं कैस्पेजेस, ये हमेशा प्रो कैस्पेज के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये हमेशा प्रो कैस्पेज के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और जब इनका खुद का क्लीवेज होता है, प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होता है, तब ये कैस्पेज में चेंज होते हैं, एक्टिव कैस्पेज में चेंज होते हैं। इनका ये जो प्रो कैस्पेज फॉर्म होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म होता है। तो ये इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में क्लीव होकर ही चेंज होते हैं। तो ये जो इनिशिएटर कैस्पेजेस होते हैं, इनकी तो खुद की ही एक्टिविटी होती है, ये खुद से ही खुद को क्लीव करते हैं और खुद से एक्टिवेट होते हैं। लेकिन इनिशिएटर कैस्पेस जो होते हैं वो एग्जीक्यूशनर कैस्पेस को एक्टिवेट करते हैं। यानी इनिशिएटर कैस्पेसेस एग्जीक्यूशनर कैस्पेसेस के को क्लीव करते हैं और उनको एक्टिवेट करते हैं। जैसे एग्जीक्यूशनर कैस्पेसेस हैं वो इनएक्टिव हैं, अगर वो इनएक्टिव फॉर्म में है तो उनके ऊपर इनिशिएटर कैस्पेस आकर के क्लीव करता है और उसको एक्टिवेट करता है। पहले इनिशिएटर कैस्पेसेस वर्क करते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूशनर कैस्पेस वर्क करते हैं। ये कैस्पेसेस कुछ फिनोमिनन को शो आउट करते हैं और उन्हीं फिनोमिनन के थ्रू ये सेल डेथ करवाते हैं। जो सिम्टम्स होते हैं सेल डेथ के, कि जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ब्लेबिंग हो रही है, न्यूक्लियर एनवेलप का कोलैप्स हो रहा है, गोल्गी प्रोटीन्स की श्रिंकेज हो रही है, तो वो करवाने के लिए ये कैस्पेसेस ही वर्क करते हैं। तो ये कैसे काम करते हैं? ये जो कैस्पेजेस होते हैं ये ब्रेक करते हैं न्यूक्लियर लैमिन्स को, या क्लीव करते हैं न्यूक्लियर लैमिन्स को। जब ये न्यूक्लियर लैमिन्स को क्लीव करते हैं तो न्यूक्लियर लैमिना खुद से ही कोलैप्स कर जाता है। ये क्लीव करते हैं साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स को, जिसकी वजह से साइटोस्केलेटन जो है वो ब्रेक हो जाता है। उसके बाद ये क्लीव करते हैं इनिबिटर ऑफ डीएनए को। इनिबिटर ऑफ डीएनए को जब ये क्लीव करते हैं तो हमारा जो डीएनए होता है वो फ्रेगमेंट हो जाता है। ये करके डीएनए का फ्रेगमेंटेशन कराते हैं। साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स की जब ये क्लीवेज कराते हैं तो साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन होने लगता है। न्यूक्लियर लैमिन्स की का जब क्लीवेज कराते हैं तो न्यूक्लियर कोलैप्स हो जाता है। गोल्गी गोल्गी के मैट्रिक्स प्रोटीन्स पे जब ये अटैक करते हैं तो उसकी वजह से गोल्गी का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। एंड स्क्रैम्बलेज का भी ये करवाते हैं क्लीवेज, जिसकी वजह से फॉस्फोडेटाइल सेरीन जो होता है वो इन साइड से
आउटसाइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। कैस्पेसेस हमेशा प्रोकैस्पेस के फॉर्म में होते हैं और वो दूसरे कैस्पेसेस के थ्रू एक्टिवेट होते हैं या फिर वो इनिशिएटर कैस्पेस खुद से ही एक्टिवेट होते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ एपोप्टोसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम एपोप्टोसिस के दो जो मेजर पाथवेज होते हैं वो पढ़ेंगे। जिसमें दो पाथवेज होते हैं एपोप्टोसिस के। एक होता है इंट्रिंसिक या माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे एंड सेकेंड जो होता है वो होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो ये दोनों ही पाथवेज को हम डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियोस में। एंड जो रेगुलेटर्स ऑफ एपोप्टोसिस हैं यानी एपोप्टोसिस को करवाने वाले जो प्रोटीन्स हैं जिसमें बैक पिन नॉक्सा प्यूमा पीसीएल ये सारे प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ एपोप्टोसिस। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सीएसआईआर नेट के लिए या गेट के लिए लाइफ साइंसेस तो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।